हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जब भी आपका एसएससी जीडी का फॉर्म आएगा उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, ये वीडियो मैं पहले क्यों बना रहा हूं, मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं। 27 अगस्त से आपका एसएससी जीडी का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जैसे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनके आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, 10th की मार्कशीट या फिर जैसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके अंदर मिस्टेक है या फिर उनको पता नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाना है, उनकी क्या वैधता रहती है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि बाद में जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई होता है तब अगर आप बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मतलब समय भी लग जाएगा। और मान लीजिए जैसे आपके जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र है, उनके ऊपर बहुत सारे अधिकारियों के साइन भी होते हैं। तो मान लीजिए उस समय कोई अधिकारी जैसे छुट्टी के ऊपर हो तो वो डॉक्यूमेंट है वो तैयार नहीं हो पाएगा और अपना फॉर्म भी आप भर नहीं पाओगे। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा और उन डॉक्यूमेंट को कैसे बनवाना है। और ठीक है, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 की वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिलिंग के समय आपको जान ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इनको अभी से आपको तैयार करवा लेना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जब भी आप एसएससी जीडी का फॉर्म में अप्लाई करवाते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहला डॉक्यूमेंट है आपका यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म एसएससी जीडी के आधिकारिक वेबसाइट पर भरना है। ठीक है, वो तो आपको मैं बता ही दूंगा। उसके बाद में आधार कार्ड, सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए होगा पहचान पत्र के रूप में, जिसके अंदर आपकी फोटो रहेगी और आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर्स नेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में 10वीं कक्षा की मार्कशीट आपको चाहिए होगा। ठीक है, योग्यता की पुष्टि के लिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए होता है अपने राज्य के लिए कि आप कौन से राज्य के निवासी है, इसलिए वो मांगा जाता है। पासपोर्ट साइज की फोटोज होती है जो आपकी लेटेस्ट खींची हुई है। ठीक है, इसके बाद में सिग्नेचर आपका मांगा जाता है ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करने के लिए। और इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब जैसे आप कौन सी कैटेगरी से है, एससी से है, एसटी से है या ओबीसी है आदि के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये संबंधित सर्टिफिकेट आपको बनवानी होगी। इसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीजें आपको वहां पर चाहिए होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे आपको बनवाना है और किस प्रकार का इनका प्रारूप होता है। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये यहां पर आप देख सकते हैं। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर आपको ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का विवरण देख लीजिए आप। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक विशेष श्रेणी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र है जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, और यह प्रमाणित करता है कि व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा है और सरकारी योजनाओं में विशेष लाभ प्राप्त करने का पात्र है। ठीक है, किसे बनवाना है? तो यह वह व्यक्ति जो सामान्य श्रेणी में आता हो, ठीक है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में यह सर्टिफिकेट उन लोगों को भी बनवाना पड़ता है जो सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लाभ लेना चाहते हैं, मगर जैसे सामान्य कैंडिडेट है लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सर्टिफिकेट की वैधता कितनी रहती है वो आप जान लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैधता आमतौर पर 1 वर्ष होती है। ठीक है, और इसकी वैधता की अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। मतलब जैसे सामान्यतः 1 साल की वैधता होती है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग इसकी वैधता हो सकती है। ठीक है, आपको यह बताना है कि आपके स्टेट में इसकी कितनी वैधता है। ठीक है, इसके बाद में सर्टिफिकेट का सोर्स क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। कौन करती है? राज्य सरकार द्वारा। यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार जारी करती है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसको होना चाहिए, लेकिन इसका जारी करने का कार्य राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए आपको अपने स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडल अधिकारी के पास आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करते समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने होते हैं। ठीक है, आपको आय प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है। ठीक है, इसलिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये कहां से बनवाना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट भी आप एसएससी जीडी का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपको जरूरी होता है। ठीक है, अब यहां पर जाति प्रमाण पत्र आप इसका फॉर्मेट देख सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र में आपको बता देता हूं, अधिकतर स्टेट के लिए सेंटर का जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यह जाति प्रमाण पत्र किन किन को बनवाना होता है। ठीक है, तो एसएससी जीडी के अंदर भर्ती में आरक्षित श्रेणी
के उम्मीदवारों को अपने आरक्षण लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट जमा कराना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित जानकारी महत्वपूर्ण है। अब यहां पर आप देख सकते हैं किन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। तो सबसे पहले एससी है, अगर आप एससी कैंडिडेट हो तो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एसटी है तो भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में अगर आप ओबीसी से है, वो नॉन क्रिमिलियर है, ठीक है, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद में इकोनॉमी वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस है तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अगर आप एससी एसटी उम्मीदवार है तो आपको सर्टिफिकेट राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप एससी एसटी है तो राज्य सरकार द्वारा आपको मान्यता प्राप्त, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी जारी कर सकता है। यह राज्य सरकार के प्रारूप में भी हो सकता है बशर्ते वह एसएससी द्वारा मान्य है। एसएससी के अंदर अगर एससी एसटी है तो वो राज्य सरकारों का भी कास्ट सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है, आपको तो बस अपना सेंटर का ही बनवा लेना है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप ओबीसी उम्मीदवार है तो सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के प्रारूप में होना चाहिए, मतलब सेंटर का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में इसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी जारी कर सकता है, मतलब इसको जैसे सील वगैरह साइन वगैरह तो वो राज्य सरकार का अधिकारी भी लगा सकता है। लेकिन यह केंद्र सरकार के नॉन क्रिमिलियर मानकों के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रारूप में होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले के लिए कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का होना चाहिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इसके बाद में ओबीसी उम्मीदवार को किस प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, तो नॉन क्रिमिलियर का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाले कैंडिडेट को यहां पर बनवाना चाहिए। ओबीसी उम्मीदवारों को नॉन क्रिमिलियर का प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। यह दर्शाता है कि वे क्रिमिलियर के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर ओबीसी को कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तो नॉन क्रिमिलियर वाला, ताकि आपकी वहां पर मतलब पता चल सके कि क्रिमिलियर के अंतर्गत आप नहीं आते, ठीक है। यह सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए और एसएससी के निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। मतलब ये एसएससी के जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के प्रारूप के हिसाब से आपका ये ओबीसी का नॉन क्रिमिलियर का कास्ट सर्टिफिकेट बनना चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट पिछले 1 साल के अंदर का होना चाहिए, यानी यह नवीनतम होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया ओबीसी उम्मीदवारों को किस प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होनी चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट की एससी एसटी के लिए मैं आपको बता देता हूं कोई समय सीमा नहीं होती है। एससी एसटी सर्टिफिकेट की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। यह एक बार जारी होने पर वैध होता है जब तक कि उम्मीदवार की श्रेणी या स्थिति में कोई बदलाव न हो, ठीक है। तो एससी एसटी वाले ध्यान से देख लेना, उनको कोई समय सीमा नहीं होती है। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर वाले ध्यान से देखना, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट पिछले 1 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, ठीक है। यह हर साल नवीनीकरण के लिए आवश्यक हो सकता है, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 1 साल की वैधता रहती है। ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इस वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, मतलब जब आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आपका एक वित्तीय वर्ष होता है, तो उस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आना चाहिए जिसमें भर्ती हो रही है। यह हर साल नया बनवाना होता है, ठीक है। ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं एसएससी जीडी के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, मतलब राज्य या सरकार भी जारी कर सकती है या केंद्र सरकार भी जारी कर सकती है एससी एसटी वालों के लिए। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए केंद्र सरकार प्रारूप और मान्यता के अनुसार सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब अगर आप ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है तब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। इसके बाद में ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हर साल नवीनीकरण के लिए जरूरी है, जबकि एससी एसटी के लिए सर्टिफिकेट की कोई समय सीमा नहीं होती है। मतलब एससी एसटी का कोई समय सीमा नहीं होती है, पुराना नहीं होता है। मतलब बहुत सारे आपने सुना होगा कि एससी एसटी की 1 साल की वैधता होती है, 2 साल की होती है, बिल्कुल नहीं होती है। एससी एसटी के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। यह समय सीमा होती है किसके लिए? यहां पर मैंने बताया था ओबीसी नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट हर साल नवीनीकरण के लिए जरूरी है, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है कि एससी का एसटी को कौन सा बनवाना है, कितनी वैधता होती है, ओबीसी को कौन सा बनवाना है, ईडब्ल्यूएस को कौन सा बनवाना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एसएससी जीडी परीक्षा के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है? आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई वहीं से करना है जहां का आपने डोमिसाइल बनवाना है, ठीक है। डोमिसाइल
जिस स्टेट का आप बनवा लेते हैं उसी स्टेट की आप कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आपको जिस एड्रेस के ऊपर आप रहते हैं वही एड्रेस आपको मूल निवास के अंदर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आवेदक का नाम होना चाहिए, पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी आपकी डिटेल्स होती है जो आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर देते हैं वो 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट से मैच नहीं होती है तब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मेरा फादर्स नेम अलग है, 10th की मार्कशीट में तो अलग है, और मैंने जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र में अलग दे दिया। तो यह मिस्टेक आपको नहीं करना है, आपको ध्यान से बनना है। 10th की मार्कशीट से आपकी सारी डिटेल मैच होना चाहिए। जो आपका नाम है 10th की मार्कशीट में वही नाम जाति प्रमाण पत्र में, वही मूल निवास प्रमाण पत्र में। ठीक है, इसके बाद में आपका पता, स्थायी निवास पता, मतलब आवेदक का स्थायी निवास पता ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर होना चाहिए। जन्म तिथि होनी चाहिए, स्थायित्व की अवधि होनी चाहिए, बताना है कि आवेदक कितने समय से उस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी है। ठीक है, जिला और तहसील, आवेदक का निवास स्थान, जिला और तहसील का नाम उसके अंदर होना चाहिए। किसके अंदर? डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण, जैसे कि तहसीलदार, उपमंडलीय अधिकारी, मतलब कौन प्रमाणित कर रहा है उसका भी वहां पर डिटेल होना चाहिए। इसके बाद में प्रमाण पत्र की जारी की तिथि, कब जारी किया गया है, ये सारी जानकारी आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में प्रमाण पत्र का प्राधिकारी, मतलब ये कौन इसको प्रमाणित कर सकता है? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र है, बहुत सारे आपने सुना होगा कि सेंटर का होना चाहिए, सेंटर से गवर्नमेंट नहीं करती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ही वेरीफाई करती है। ठीक है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये स्थानीय अधिकारियों जैसे तहसीलदार, उपमंडल अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाती हैं। इसके बाद में वैधता आप देख लीजिएगा। अगर आप SC ST OBC EWS UR और जनरल है तो इनके लिए वैधता आप ध्यान से देखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता सामान्यतः 6 महीने से 1 साल होती है। ठीक है, हालांकि SSC GD के लिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपका प्रमाण पत्र वर्तमान में मान्य हो और किसी भी आवेदन की प्रक्रिया के दौरान सभी दस्तावेज सही और अद्यतित हो। यानी मैं आपको बता देता हूं, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से 1 साल इसकी अवधि होती है, लेकिन SC ST के लिए यह अवधि नहीं होती है। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता पर आपके राज्य सरकार की विशेष नियम लागू हो सकते हैं, इसलिए संबंधित राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकृत कार्यालय से पुष्टि करना अच्छा रहेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग उसकी वैधता होती है, हर स्टेट के अलग अलग नियम होते हैं। ठीक है, तो वैसे SC ST के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता नहीं होती है। मतलब अगर एक बार बनवा लिया तो अगर आपने पता चेंज नहीं किया है तब तक आपको उसके अंदर चेंज नहीं करना है। ठीक है, मतलब वो आपके लिए कोई समय सीमा की यहां पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो SC ST के लिए कोई नहीं है। और जैसे OBC EWS और UR जनरल के लिए 6 महीने से 1 साल होती है, वैसे 1 साल का ये मान्यता होता है। अब अलग अलग स्टेट है तो उसमें आपके स्टेट में कौन सा नियम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में SSC GD परीक्षा में आपकी कट ऑफ और आवेदन प्रक्रिया आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और स्थायी पते पर आधारित होती है। मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि जैसे आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आपका जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस, मैंने मतलब कि जैसे परीक्षा कट ऑफ और आवेदन प्रक्रिया, मतलब जहां से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वहां की आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में यदि आपके पास किसी राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उसी राज्य की कट ऑफ के अनुसार परीक्षा देंगे और उसी राज्य के तहत आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अर्थात आपका स्थायी पता और डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों एक ही राज्य के होने चाहिए ताकि आप उस राज्य के लिए आवेदन कर सके और वहां की कट ऑफ को क्वालिफाई कर सके। यदि आपका स्थायी पता और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग अलग राज्यों का है तो आपको अपने आवेदन और परीक्षा के लिए उचित राज्य का चयन करना होगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट के जैसे अलग अलग डोमिसाइल मतलब अलग अलग जगह पर रहते हैं, 2 डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपको निर्धारित करना है कि आपका मतलब वर्तमान आप लंबे समय से किस मतलब एड्रेस के ऊपर रह रहे हैं वहां का ही आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कही गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आधार कार्ड, ये भी आपका डॉक्यूमेंट वहां पर चाहिए होगा, फॉर्म भरते समय भी काम आता है, आगे भी काम आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आधार कार्ड, ठीक है, अब यहां पर आधार कार्ड के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए? तो सबसे पहले आधार कार्ड आपका 12 अंकों का होना चाहिए। नाम आधार कार्ड पर दिए गए नाम से मेल खाता है, मतलब जैसे 10th की मार्कशीट है तो उससे मैच खाना चाहिए। इसके बाद जन्म तिथि होनी चाहिए, उसके ऊपर एड्रेस आपका होना चाहिए और आपकी मतलब आप मेल है या फीमेल है वो भी उसके अंदर जानकारी होनी चाहिए। फोटो होनी चाहिए और वो फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और ये आधार कार्ड वाली डिटेल भी आपके 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आधार कार्ड आप अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद में
अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, तो जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फोटो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो के अंदर चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और स्टाइल के अंदर फोटो नहीं होना चाहिए, एकदम सीधे खड़े होकर आपको फोटो खिंचवाना है, जैसे यहां पर आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर आपका वही सिग्नेचर होना चाहिए जो आप अन्य डॉक्यूमेंट्स में करते हैं, मतलब एक ही सिंगल सिग्नेचर होता है जो आप बहुत सारी जगह एक ही सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। जैसे अन्य डॉक्यूमेंट के ऊपर करते हैं तो सिग्नेचर आपका वही होना चाहिए जो आप करते आए हैं, ठीक है। इसके बाद में एसएससी जीडी का फॉर्म भरते समय सिग्नेचर निम्नलिखित मानकों के अनुसार होना चाहिए। सिग्नेचर में क्या आपको ध्यान रखना है, तो स्पष्ट और पढ़ने योग्य हो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हस्ताक्षर की एक रूपता, आवेदन फॉर्म और अन्य दस्तावेज पर एक ही हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे आपने अन्य और जगह तो दूसरे साइन किए और एसएससी जीडी के फॉर्म के अंदर आपने दूसरे साइन कर दिए, आपका सिग्नेचर एक ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में ऑनलाइन अपलोड, जब आप सिग्नेचर को ऑनलाइन अपलोड करते हो तो उसे स्कैन करके अपलोड करें और सुनिश्चित करें कि यह सही ढंग से स्कैन हो रखा है, ठीक है। इसके बाद में साइज आप देख सकते हैं 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए, और सिग्नेचर की स्कैन की गई छवि का आकार ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जेपीजी और पीएनजी के रूप में होना चाहिए, श्वेत पृष्ठभूमि के ऊपर होना चाहिए, मतलब सफेद कागज के ऊपर आपका साइन होना चाहिए, ठीक है। यही आपका यहां पर लिखा हुआ है, मतलब रंगीन तस्वीर के ऊपर आपका ये सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 10th का मार्कशीट भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। 10th का मार्कशीट में अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे रोल नंबर के अंदर क्या होता है, जैसे बहुत जगह मैंने देखा है, जैसे आपका रोल नंबर है 0515 422, ये रोल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का ये रोल नंबर है, अब वो क्या करता है, फॉर्म भरते समय या तो इस जीरो का हटा देता है, ठीक है, या फिर गलती क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक रोल नंबर ये है 515 422, यहां पर जीरो नहीं है, ठीक है, आपकी मार्कशीट में मान लीजिए ये जीरो नहीं है, तो बहुत ज्यादा सारे कैंडिडेट करते क्या है, अपने फॉर्म भरते समय जीरो लगा देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपके रोल नंबर के अंदर जीरो शुरू में लगा है तो लगाना है, नहीं लगा है तो नहीं लगाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मतलब जो मार्कशीट के ऊपर जैसा आपका रोल नंबर लिखा है वैसा ही रोल नंबर आपको फॉर्म भरते समय लिखना है, ठीक है। तो और जो भी जानकारी है आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही आपका फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मेरे 10th के अंदर ग्रेस लगा हुआ है, ग्रेड है, परसेंटेज मेरा कम है, तो परसेंटेज मायने नहीं रखता, आप पास होने चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई आपकी 10th की मार्कशीट। अब यहाँ पर 10वीं के मार्कशीट के अंदर जानकारी में आपको बताते हैं, जैसे नाम, जन्म तिथि, अन्य व्यक्तिगत विवरणों का मिलान होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट पर या प्रतिशत या ग्रेड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, प्रतिशत नहीं होता है, होना चाहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे पास में जैसे 33% नहीं है या 37% नहीं है, आपका पास होना चाहिए। परसेंटेज कोई मायना नहीं रखता, ना कोई ग्रेड मायने रखता है, ठीक है। इसके बाद में एसएससी जीडी के लिए केवल 10वीं परीक्षा पास करने की योग्यता आवश्यक होती है और आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए। प्रतिशत या ग्रेड का कोई महत्व नहीं है, बशर्ते आप परीक्षा पास कर चुके हैं। मतलब परीक्षा में नीचे पास लिखा होना चाहिए और कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाती है, 5 चीजें, इनको आपको ध्यान से रखना है। जो ईमेल आईडी आप लगाते हो फॉर्म के समय, फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी आप लगाते हो उस ईमेल आईडी को याद रखना है, उसको लिख के कहीं पर रख लेना है, ठीक है। बाद में आप कमेंट करते हैं सर मैंने ईमेल आईडी चेंज करना है क्योंकि मैं वो ईमेल आईडी भूल गया हूं, वो पासवर्ड भूल गया हूं, तो ये आपको ईमेल आईडी को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में मोबाइल नंबर वही लगाना है जो आपका चालू मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो आप परमानेंट यूज करते हैं वही मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका सिम बंद हो गया और उसके ऊपर कोई मैसेज आता है भर्ती से रिलेटेड और वो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस, बहुत ज्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान से भरना है क्योंकि ये पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी आगे, ठीक है। ये एक बार आपकी भरी जाती है, उसके बाद में चेंज नहीं होती। चेंज कब होता है, लास्ट एक करेक्शन विंडो आता है जो फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद रहता है, उस समय आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बाद में आप कमेंट करोगे कि सर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी है, क्या उसको चेंज कर सकता हूं, चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इसको सही करवा लेना है, सही से भरना है। इसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट, बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट उनके पास सी सर्टिफिकेट होता है, लगा देते हैं ए फॉर्म भरते समय, या फिर बी सर्टिफिकेट होता है, लगा देते हैं सी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है वही एनसीसी का सर्टिफिकेट उसके अंदर फिल करना है, ठीक है। बाद में चेंज नहीं होगा,
बाद में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो सर्टिफिकेट है वही सर्टिफिकेट आपको बनना है। फोटो आपको ध्यान से बनना है, लेटेस्ट बनना है, और फोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, और उसका साइज वही होना चाहिए जो नोटिफिकेशन के अंदर मांगा गया है, ठीक है। और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, और ये सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल फोटो होना चाहिए, आप सभी को पता है, इतने दिनों से आप फॉर्म भरते आए हैं, ठीक है। तो ये सारी 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की क्या क्या वैधता होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।